दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का मतलब है बाजार, और उस बाजार को पैसा चाहिए। जिसे पैसा लगाना है, जिसे पैसा लगाकर कमाना है, वो भारत की कोई भी चीज खरीद सकता है, क्योंकि भारत में सरकार अब जिम्मेदारी मुक्त हो रही है। वह कोई जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इस देश में जो भी चीजें हैं उसकी एक कीमत हो, उस कीमत पर खरीदने के लिए कोई खरीदार हो, और उसके लिए नियम कायदे कानून बनाने के लिए सरकार तो बैठी ही हुई है। और सरकार को जिस जनता ने चुना है, उस जनता ने तो उसे अधिकार दे दिए हैं वो कैसे भी कानून बनाए, किसी भी तरीके से उन कानूनों को लागू कराने की दिशा में बढ़ते चले जाए, लेकिन बाजार बड़ा होते चला जाना चाहिए। यानी जो बजट आया है वो इस बाजार के लिए शानदार बजट है। एक ऐसा बजट है जिसका मैसेज बहुत साफ है। सरकार को पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार को अभी तक जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए जो पैसा आता था, उस पैसे से सरकार का काम नहीं चल पा रहा था, गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में खर्च के लिए अब जो पैसा चाहिए, क्यों नहीं सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। इस प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह है कि जो अपने तौर पर धंधा करते हैं, और धंधा इसलिए करते हैं क्योंकि वह मुनाफा कमा सके। इस खेल में बहुत साफ तौर पर देश के वित्त मंत्री ने आज बजट रखते हुए बतला दिया, हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वह रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो वेयरहाउस गोडाउंस को भी कहते हैं, और सही मायने में वह गोडाउन जिसमें अनाज रखा जाता है, जो कि अभी तक एफसीआई के गोडाउंस में रखा जाता था, उसको भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने के लिए इस बजट में ले लिया गया। यानी एयरपोर्ट, रोड, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, वेयरहाउस, रेल में भी जो खास तौर से माल ढोती हैं, उसके लिए जो डेडिकेटेड लाइंस बनाई जाएगी, वह भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। गेल, यह जो पीएसयू है, इसको भी दिया जाएगा, और देश के भीतर में जितने भी स्टेडियम बनेंगे वह भी प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में उठा कर ले जाए। और इतना ही नहीं, जो इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है वह भी प्राइवेट हाथों में दे दी जाएगी। आपके जहन में आ रहा होगा सब कुछ दे दिया जाएगा, और इसके पैरेलल में आएगा एक डिसइन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा था, क्योंकि सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कोई यूनिट बीते 6 साल में खड़ी नहीं की। जो टैक्स पेयर के पैसे से, जो इस देश की कमाई से जो भी पीएसयूज थे, उनको बेचने की प्रक्रिया में जरूर आ गई, लेकिन पहली बार सरकार के हाथ पांव इतने फूल गए हैं, क्योंकि वह समझ रही है अब डिसइन्वेस्टमेंट से काम भी नहीं चलेगा। यानी डायरेक्ट टैक्स का पैसा, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उससे जो टैक्स में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, और सरकार जो सेस वसूलती है उससे के जरिए भी चीजें पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट लाया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा पिछले साल जबरदस्त था, ऐतिहासिक था। शायद 1991 के बाद से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू होने के बाद पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया, लेकिन हथेली खाली रही। तो इस बजट के भीतर में सच क्या है, और इस बजट के भीतर का अनूठा सच क्यों? बाजार, मार्केट, प्राइवेट सेक्टर और शेयर बाजार को सेंसेक्स मानते हुए, जो अगर उसमें इजाफा हो गया और वो 48,600 पर पहुंच गया, तो सरकार अपनी डुगडुगी बजा सकती है। लेकिन उसके भीतर का सच भी बड़ा त्रासदीदायक है। कोई मिडिल क्लास जो निवेश करता है ना शेयर बाजार में, उसको कोई लाभ नहीं होगा। आज बैंकिंग सेक्टर को जरूर ऊपर बढ़ा है शेयर बाजार में, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत साफ संदेश सरकार ने दे दिए हैं। सामान्य तौर पर ये दिए नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत है जो उसने कहा बैंक डूबेगा तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। पहले ये 1 लाख रुपए मिलता था, अब 5 लाख डूबेगा। यानी सरकार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि बैंक नहीं डूबेंगे। तो जिनके 5 लाख से ज्यादा हैं वो जरा सोचना भी शुरू कर दें कि दरअसल बैंक डूबने की स्थिति में क्या इस देश की इकोनॉमी जा रही है, और आरबीआई की गाइडलाइंस अब इस देश के बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई काम नहीं करेगी। बात कहां से शुरू की जाए? जब हमने जिक्र किया सरकार बेचने को तैयार है, तो इसमें बात डिसइन्वेस्टमेंट से इसलिए शुरू करनी चाहिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था, लेकिन एक्चुअली आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 1 फरवरी बजट का दिन, तो सरकार के पास पैसा आया सिर्फ 19,499 करोड़।
यानी 1,90,510 करोड़ के टारगेट वो पीछे रह गई। इस बार जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट दिया गया वह 1,75,000 करोड़ का दिया गया। यानी पिछली बार जो टारगेट पूरा नहीं कर पाने की जो रकम थी उससे भी कम कर दिया गया। आप कहेंगे उससे भी कम कर दिया यानी सरकार समझ गई क्या? तो हमको लगता है एक साल और पीछे आपको ले चलते हैं। 2019 में जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट में 1,05,000 का टारगेट था और एक्चुअल में सरकार के पास आया था सिर्फ 50,298 करोड़, यानी तब भी टारगेट से 54,000 करोड़ रुपए सरकार पीछे थी। इसीलिए पिछली बार जब डिसइन्वेस्टमेंट को 2,10,000 करोड़ किया गया तो कहा गया कि इससे पहले का बकाया था, हमने उसको जोड़ दिया। तो इस बार आपने क्यों नहीं जोड़ा? इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि इस दौर की स्थिति का सच यह है कि हमारे पीएसयूज को और ज्यादा जर्जर बना दिया गया है। जो मुनाफा हो रहा था वो शेयर बाजार से लेकर प्रोडक्शन लेवल तक की स्थिति नाजुक कर दी गई है और उसके जो बुक्स हैं उस बुक्स में जो खुद राजनीतिक तौर पर उसका लाभ उठाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो उठाती रही, जो सत्ता में रही, उसकी स्थिति आ गई है कि उसकी बुक में जो दिखाई दे रहा है वह उस रूप में नहीं है जिस रूप में बताया जाता है। पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में कोई भी बड़ा कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर अब पीएसयू से भागना भी चाह रहा है। वो तभी खरीदना चाह रहा है जब सरकार ना सिर्फ औने पौने दाम में, एक लिहाज से मुफ्त में उसको दे दे, जिससे उसका एक भी पैसा ना लगे। और आज जिस बात का जिक्र किया गया उसमें भारत पेट्रोलियम का जिक्र इसलिए है क्योंकि वेदांता ग्रुप उसमें सक्रिय हो चला है। वेदांता ग्रुप अग्रवाल साहब का है, उनकी सत्ता से यारी भी है। पवन हंस और एयर इंडिया, इन तीन बातों का जिक्र किया गया क्योंकि इन तीनों में बिड भी आई है। इसके अलावे आज किसी बात का जिक्र करने की स्थिति में सरकार नहीं थी, तो उसने अपना टारगेट 1,75,000 करोड़ किया। वह भी नहीं मिलेगा, लिख सकते हैं आज ही, क्योंकि अगले बजट में जब हम आपसे मिलेंगे तब इस बात का जिक्र आप कर लीजिएगा। तो पहली स्थिति यह है कि इस दौर में जो सरकार के पास पैसा आया वो HAL से आया, भारत डायनामिक्स से आया, IRCTC आया, सेल से आया, जो बड़ा कम आया। अगर पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं आ रहा है, अगर पैसा टैक्स से नहीं आ रहा है, अगर पैसा दूसरे माध्यमों से GST से भी उस रूप में नहीं आ पा रहा है, तो सरकार का कामकाज खर्चा चलेगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए सरकार ने तय किया कि अब हम लोग सब कुछ बेचने की स्थिति में आएंगे। वह एयरपोर्ट होगा, रोड होगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होगा, रेल होगा, गेल होगा, स्टेडियम होगा, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन होगी, वेयरहाउस होगा, सब चीज हम सेल कर देंगे। और इसके अलावे पीएसयूज की परिस्थिति तो हमारे साथ है ही। यहीं से एक दूसरी बात शुरू होती है। इस देश में अगर आपने बाजार में देश के बजट को भी लाकर खड़ा कर दिया है तो फिर उस बाजार का डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर कैसे घुसेगा? उसके लिए एक जमीन चाहिए। वो जमीन आएगी तो कहां से आएगी? यह किसी ने सोचा? इस देश के भीतर में जो सड़कें बनती हैं वो सड़कें किसान खेती की जमीन से जुड़ी होती है। किसी ने सोचा इस बात को? आज दिल्ली के चारों तरफ जो 3 सड़कें हैं, एक उत्तर प्रदेश की दिशा में जाती है, नेशनल हाईवे 24, जो दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रही है, वहां गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर किसान बैठे हुए हैं। जो सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं वो हरियाणा की दिशा में जाती है, चंडीगढ़ तक जाती है, वहां पर भी किसान बैठे हुए, वो हाईवे भी बंद है। जो शाहजहांपुर वाला इलाका है, जो जयपुर की दिशा में जाती है सड़क, वहां पर भी नेशनल हाईवे है, वहां भी किसान बैठा हुआ है। तो नेशनल हाईवे इस देश में बन रहा है और देश का किसान परेशान है, तो वो नेशनल हाईवे पर आकर बैठ गया है। लेकिन सरकार ने बजट में इन किसानों के बारे में जिक्र नहीं किया, और जिक्र भी किया तो इस बात को लेकर जिक्र किया कि हमने ये किया है, ये कर देंगे, इस रूप में किया जा रहा है। हम उसके भी डाटा आज आपके सामने देंगे। लेकिन उससे पहले किसानों के लिए कुछ किया तो नहीं ही गया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लकीर खींची गई वह भी आने वाले वक्त में किसानों की ही जमीन ली जाएगी। क्योंकि इस देश के भीतर में जितने भी नेशनल हाईवे क्रिएट होते हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में गांव आते हैं। जितने भी कॉरिडोर शुरू होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके बीच में 2000 से ज्यादा गांव आते हैं। हम इन बातों का जिक्र हमको लगता है और जरा सिस्टमेटिक तरीके से आप जरा समझ लीजिए कि इस बजट का मतलब यह है कि किसानों की स्थिति धीरे धीरे और विकट होने वाली है।
इस विकट का मतलब यह है कि इस बात को पहले समझिए, हम इस बात पर आए। इस बजट में क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 2548 गांवों की जमीनों को लिया गया है। बहुत लिया जा चुका है, कुछ का मुआवजा बकाया दिया गया है, कुछ को मुआवजा भी दे दिया गया है, कुछ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। टारगेट था 2021 में पूरा हो जाएगा, यानी इस बजट में ऐलान हो जाना चाहिए था कि हां दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो गया, जो नहीं हुआ है। लेकिन 2542 गांवों के जमीनें तो ले ली गई। इसमें दादरी, नोएडा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के, इसमें मनेसर, बवाल हरियाणा के, इसमें कुरुक्षेत्र, भिवंडी, निमराना, जोधपुर, पाली, मारवाड़ राजस्थान के, इसमें धार, मऊ, पीथमपुर मध्य प्रदेश के, अहमदाबाद, धोलेरा का इलाका गुजरात का, औरंगाबाद का इलाका भी इसमें आता है महाराष्ट्र का। इन तमाम जगहों से किसानों की जमीन ली गई और एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। अब इसके पैरेलल में आइए, जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएंगे तो इस बात का जिक्र होगा, देखिए हमने कमाल कर दिया और अलग अलग हाईवे क्रिएट कर रहे हैं। यह हाईवे उन राज्यों में क्रिएट किया जा रहा है जहां पर चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 1,03,000 करोड़ के माध्यम से 3,500 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, चुनाव होना है। केरल में 65,000 करोड़ से 1,500 किलोमीटर की सड़क बनाएगी, चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, चुनाव होना है। असम में 3,400 करोड़ रुपए की लागत से 1,300 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, चुनाव होना है। यानी कुल मिला के तकरीबन 2,66,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे इन 4 राज्यों में और 6,975 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। बहुत आसान है इस डाटा को बताना। लेकिन अब इसके भीतर आइए, कुछ साल पहले चले जाइए, जब भारत के भीतर में मोदी सरकार ने शुरू किया था, एक नए तरीके की स्थिति शुरू की थी कि हम जो है सड़कें इतनी बड़ी तादाद में बनाएंगे जिसको लेकर भारत माला प्रोजेक्ट नाम दिया गया था, यानी भारत की यह माला है। उस प्रोजेक्ट के तहत यह जानकारी दी गई थी कि तकरीबन 13,000 किलोमीटर और उसकी लागत बताई गई थी 5,35,000 करोड़। जरा आंकड़ों को देखिए, 13,000 किलोमीटर बनाएंगे 5,35,000 करोड़ पे। आज की तारीख में तकरीबन 3,800 किलोमीटर बन गए हैं। 3,800 किलोमीटर में खर्च हुआ है 3,30,000 करोड़। 3,30,000 करोड़ खर्च हुआ है 3,800 किलोमीटर में। आज जिन 4 राज्यों का बताया गया है वो कितने किलोमीटर है, वो है 6,975 किलोमीटर, यानी लगभग डबल। और रकम उसके लिए है 2,66,000 करोड़, जबकि यहां पर खर्च हो चुके हैं 3,03,000 करोड़। पहला सच ये देखिए, यहां भी गड़बड़ी है। सिर्फ आंकड़े बताए जाते हैं इस देश के भीतर में, उसको पुराने डाटा से मिलाइएगा तो आप मुश्किल आ जाएगा कि अरे ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं क्या। यानी जो बची हुई जमीन है वो तकरीबन 9,200 किलोमीटर की सड़क अभी बननी है, जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत है। और पैसा बचा हुआ है 2 लाख करोड़ रुपया, 2,05,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। तो कैसे होंगे, क्योंकि आपने जो अभी टारगेट दिया 6,975 किलोमीटर का, उसके लिए आपका बजट सिर्फ 2,66,000 करोड़ का है और भारतमाला प्रोजेक्ट में 9,200 किलोमीटर बचा हुआ है और पैसा बच रहा है 2 लाख करोड़। तो जब आप टाइम बीइंग में पूरा नहीं कर पाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। और इस देश का सच क्या है, इस देश का सच यह है कि तकरीबन इस देश के भीतर में इस तरह से जो लगभग 550 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाएंगे अगले 5 साल तक, और इस पे खर्चा आज की तारीख में जोड़िएगा तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ गया है। तो ये प्रोजेक्ट्स के ऐलान होते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो चलिए हम आपके सामने एक और स्थिति रखते हैं। याद कीजिए पिछले बजट में रेलवे की तरफ से 150 रेलगाड़ियां चलाने का जिक्र था जो प्राइवेट सेक्टर की चलेगी। एक भी रेलगाड़ी चल पाई। 2 रेलगाड़ियों का जिक्र कर देते हैं, तेजस दिल्ली से लखनऊ और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई। उसकी भी स्थिति नाजुक है क्योंकि उसका भाड़ा 50% ज्यादा है। इस देश के भीतर में तेजस के ऊपर भी सवारी नहीं मिल पाती है, तो फिर आने वाले वक्त में जब सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो वो कौन सा तबका इस देश में बचेगा जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा पाएगा। और जब आप तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में यहां पर जो सड़क बनाने जा रहे हैं वहां के किसानों के बारे में जब नहीं सोचेंगे
तो फिर वहां के किसान भी उसी हाईवे पर आके बैठेंगे जैसे दिल्ली के तीनों तरफ बैठे हुए हैं। यूपी का हाईवे है, राजस्थान का हाईवे है, हरियाणा का हाईवे है। तो फिर क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि देश को देखने की दृष्टि अभी भी एक नहीं है। इसका मतलब है कि इस देश को सामूहिक तौर पर कैसे चलाया जाए यह विजन अभी भी नहीं है। इस देश में कहां से पैसा लाया जाए और वाकई यह देश कैसे अपने मानव संसाधन यानी हमारे देश की जो बड़ी तादाद है, जनसंख्या है, उसके जरिए आत्मनिर्भर देश को कैसे बनाया जाए यह सोच अभी भी नहीं आई है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर में जब किसानों को आप टटोलना शुरू करेंगे तो किसानों को लेकर सरकार ने आज भी दोहरा दिया जो बीते 3 बजट से दोहरा दी थी, 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। पहली बात, कैसे हो जाएगी नहीं पता है, किसी अगर एक्सपर्ट से पूछिएगा और दुनिया के बेहतरीन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पूछिएगा तो वो कहेगा कि भारत की जो विकास दर है वह कम से कम ऐसे में 12% तो होनी चाहिए। तो आप कहेंगे अभी विकास दर कितनी है साहब? अभी साहब माइनस में जा रही है। इस बार की विकास दर -7.7% है जो आरबीआई की तरफ से जानकारी आई और एसबीआई ने, जो कि हालांकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि लगभग -9% विकास दर रहेगी जो आपको मार्च के बाद पता चलेगी। लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, आप कहते हैं नहीं नहीं। फिर उसके बाद आप दूसरी बात कहते हैं, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हमने लगभग एमएसपी के जरिए जो भी खरीद होती है हमने लगभग 1.5 गुना ज्यादा आपको लागत से ज्यादा मूल्य देना शुरू कर दिया है। कमाल की स्थिति है। और आज तो एक कमाल और हो गया, यानी इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हम ही अपने तौर पर डाटा दिखाते थे कि मनमोहन सिंह के दौर में क्या आंकड़े थे और आज की सरकार के क्या आंकड़े हैं। आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट के हिस्से में बताया कि मनमोहन सिंह के दौर में कितना धान खरीदा जाता था, आज कितना खरीदा जाता है, चावल कितना खरीदा जाता था, आज कितना, यानी धान चावल यानी गेहूं फिर कितना खरीदा जाता था, सारी जानकारी दी। हमको लगता है यह भी सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि इसके साथ यह भी बताया गया कितने किसानों को लाभ मिलता है इसका, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। धान जो खरीदा जाता था 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिर्फ 63,928 करोड़ का, आज खरीदा जाता है लगभग 75,100 करोड़ जो 2021 का डाटा है। गेहूं खरीदा जाता था 33,874 करोड़ 2013-14, आज खरीदा जाता है 75,060 करोड़। इसी तरीके से दाल तो और स्थिति नाजुक थी, उस समय 236 करोड़ का खरीदा जाता था, आज हम लोग 10,532 करोड़ का खरीद रहे हैं। कॉटन जो है उस समय सिर्फ 90 करोड़ का खरीदा जाता था, आज 25,995 करोड़ का खरीद रहे हैं। यह बात तो कह दी गई। अब इसका दूसरा सच जरा समझने की कोशिश कीजिए। इन सारी चीजों को जब आप मिला दीजिएगा तो आपकी हथेली में एक जानकारी आएगी, इस देश के भीतर में किसान कितने, लगभग 14.5 करोड़। जो सरकार का जो पूरा का पूरा डाटा है वो सिर्फ 1.5 करोड़ किसानों तक ही पहुंच पाता है। खुद सरकार ने कहा कि हां, गेहूं जो खरीदते हैं उससे लगभग 43-44 लाख किसानों को लाभ मिलता है। हां, चावल जो यानी धान जो उपजाते हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ किसानों तक उसका लाभ मिल जाता है। मनमोहन सिंह और इस पीरियड के भीतर में अगर यह परिस्थिति है जिसका जिक्र सरकार बाकी चीजें नहीं बतलाती है, सोशल इंडेक्स का जिक्र नहीं करेगी, प्रति किसान की आय का जिक्र नहीं करेगी, प्रति जमीन उसकी कितनी कम या ज्यादा हुई है इसका जिक्र नहीं करेगी, और इस दौर में जितनी खुदकुशी हो गई, किसानों ने खुदकुशी कर ली, उसकी वजह का भी जिक्र नहीं करेगी। हम आज उसकी बारीकी में नहीं जाएंगे, सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ इतना समझिए 2013-14 में किसान अगर 100 रुपए कमाता था, एवरेज इस देश की आय में अगर 100 रुपए प्रति किसान आय थी, तो आज की तारीख में जब आप उसका हिसाब लगाइएगा तो वो 100 रुपए से घटते घटते लगभग 65 रुपए पर आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि इस दौर में लगभग 82% की लागत सीड, फर्टिलाइजर, पंपिंग सिस्टम, बिजली, डीजल, इन सारी चीजों पे लागत बढ़ती चली गई है। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में लागत का बढ़ना और जो पैसा मिलता है, जो 2013-14 में जो न्यूनतम मजदूरी थी वह मजदूरी भी आज नहीं मिल पा रही है। मिलती उस समय भी नहीं थी, लेकिन वह आज भी मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ क्योंकि सरकार ने आज जो दूसरा डाटा दिया कि हमने एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाई है और एमएसपी लगातार बढ़ाई है, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार इस डाटा को नहीं बता पाई कि कैसे धीरे 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 धीरे
कम हो गए हैं किसान उसके दायरे में आने से, यानी जिन किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदा जाता है वह भी उनकी संख्या कम हो गई है, हम खरीद नहीं पा रहे हैं। दूसरा, जो अपने तौर पर एफसीआई के गोडाउन्स में जो अनाज रखा जाता है और जिसको राशन दुकानों की दिशा में ले जाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जो इजाफा किया या कम किया, अगर एवरेज निकालिएगा तो जो स्थिति 2013-14 की थी, कमोवेश वही स्थिति 2020-21 की है। अब यहां से एक और सवाल शुरू होता है। सरकार ने आज एक और कमाल का काम किया। हम लोग जो परेशान रहते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर कि एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गई है, सरकार ने कहा ये लोग बड़े परेशान करते हैं कीमत को लेकर। ऐसा करते हैं हम लोग कि एक्साइज बीच में कुछ कम कर देंगे लेकिन सेस लगा देते हैं एग्रीकल्चर के नाम पर, यानी जनता पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता कहेगी नहीं, क्योंकि जनता जैसे ही कहेगी तो हम कहेंगे अरे आप तो सेस दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो आप रोना क्यों रो रहे हैं। तो 2.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर एग्रीकल्चर सेस लगा दिया गया, 4 रुपए प्रति लीटर डीजल पे सेस लगा दिया गया। इसको ताना बाना एक्साइज ड्यूटी में ये बुनेंगे इंटरनली। इसका मतलब यह है, तो बताने की जरूरत क्या थी। बताने की जरूरत इसलिए थी कि कल से आप रोना रोना मत शुरू कर दीजिएगा कि अरे जनाब एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। तो एक्साइज ड्यूटी जो आज की तारीख में मान लीजिए 32 रुपए है, अब ये 4 रुपया डीजल का उसको एवरेज करने के लिए कल को 28 कर देते हैं। उसके बाद जब बढ़ाएंगे तो बोलेंगे अरे मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है जनता की, जनता इस बात को समझ नहीं पाएगी कि ये 4 रुपए सेस के तौर पर लिए जा रहे हैं। यहां पर अगले 3-4 महीनों के लिए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाएगी, लेकिन फिर जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो एक्साइज ड्यूटी की तुलना अभी से की जाएगी जब सेस नहीं लगाया गया था। तो कहेंगे अरे उस समय भी तो एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए थी, अभी भी तो 32 रुपए, तो बढ़ा क्या, कुछ भी नहीं बढ़ा, ये तो हमने चीजें मैनेज की हैं। लेकिन कीमत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उसके साथ एग्रीकल्चर शब्द जुड़ जाएगा, क्योंकि भारत पहली बार किसानों को लेकर बेचैन हो गया है और किसान आंदोलन पहली बार इस देश को बेचैन कर रहा है। देश का मतलब राजनीतिक सत्ता को बेचैन कर रहा है। इसीलिए राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर ताना बाना बुनने की कोशिश लगातार कर रही है। किसानों की स्थिति यह है, तो इसका अगला सवाल तुरंत आपके जहन में आएगा, किसानों को लेकर जो बजट भी बनाया गया वो बजट भी पिछली बार की तुलना में इस बार जो है तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। 75,000 से वो 65,000 करोड़ पर आ गया। यानी किसान की परिस्थिति को पूरी तरह बाजार में ढकेल देना है। एक राउंड हम लोगों ने उसको, सरकार ने नाम दिया था कृषि सुधार का, दूसरा नाम आया है पूरे देश को ही ढकेल देना है, उसी मार्केट इकोनॉमी में ढकेल देना है। तीसरी स्थिति आपके सामने आएगी एनपीए को लेकर। एनपीए बजट का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन बैंकों के कंगालीपन का हिस्सा है। इसीलिए सरकार ने आज जानकारी दे दी कि दरअसल एक आईडीबीआई बैंक है, उसके साथ 2 बैंक और हैं और एक पब्लिक सेक्टर है, इनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। यह भी जानकारी दे दी कि अब एनपीए से मुक्ति कैसे पानी है हमको पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम 2 नए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मैनेजमेंट का एनालिसिस करेगी, व्यक्ति का एनालिसिस करेगी, कंपनी का एनालिसिस करेगी। आपने लोन लिया तो लोन क्यों नहीं लौटा रहे हैं। अरे जनाब सीधे सीधे पूरी फेरिस्त है, आरबीआई का पूरा डाटा बतलाता है किसने कितना पैसा लिया, हर बैंक के पास जानकारी है, लेकिन उन व्यक्तियों को नहीं छुएंगे, उनका एक एनालिसिस करवाएंगे इन 2 कंपनियों के जरिए। और इस बीच में बैंकों को कुछ राहत देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए बैंकों में डाल देंगे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है। क्या स्थिति हुई, फिर गोल घूम के चीजें वहीं पर आके अटक रही हैं। यह स्थिति है, एक स्थिति है। दूसरी स्थिति हमको लगता है कि बड़ा शोर है इस बात को लेकर कि हेल्थ बजट जो है इस बार कमाल तरीके से बढ़ा दिया गया है, यानी 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया, 137% का इजाफा कर दिया गया। पिछली बार ये 90,000 प्लस में था, इस बार 2,23,000। इसके भीतर के जरा घुसने की कोशिश कीजिए। इसमें एक किया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। ये नई बीमारियां जो आएंगी उसके इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्था की है और वह भी इसी का हिस्सा है, और वह हिस्सा है 64,180 करोड़। आप कहेंगे वाकई इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये 64,180 करोड़ 1 साल के लिए नहीं है, 6 साल के लिए है। तो 1 साल के लिए हिस्से में आया 10,696 करोड़। यह हुआ पहला सच। दूसरा सच है कि इतने बड़े देश में 1 साल में नई बीमारियों को लेकर 10,696 करोड़, यानी प्रतिदिन जो है सिर्फ 29 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार।
दुनिया के विकासशील देशों की फहरिस्त में जब आप जाइएगा तो महामारी के बाद, कोरोना महामारी के बाद जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, आईएमएफ ने जो व्यवस्था की, यूनाइटेड नेशन की जो व्यवस्था आई, उसकी भी जो लकीर है वह इस लकीर से ऊपर आती है। 29 करोड़ रुपए प्रतिदिन, एक साल में 10,696 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा राहत और रियायत तो दुनिया के जरिए पैसा जो भारत में आया वह मिल गया, तो क्या वो पैसा भी कहीं डाइवर्ट हो गया? यह भी एक सोचने की बात है। उसके बाद आइए एक और स्थिति आ गई है। सरकार क्या करे? सरकार परेशान है कि लोग गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, तो उन्होंने नई परिस्थिति कानून बना दिया है। अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि अब 20 साल से जो पुरानी निजी गाड़ियां हैं उसको आपको बेचना ही पड़ेगा, जो 15 साल से पुरानी कॉमर्शियल गाड़ी है उसको आपको बेचना ही पड़ेगा, और जो फिट गाड़ी नहीं होगी उसको भी आपको बेचना पड़ेगा। और उसके जो आंकड़े निकल कर आए, जो मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने जानकारी दी, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां अचानक स्क्रैप में चली जाएगी, और बकायदा स्क्रैप के लिए एक इंडस्ट्री तैयार की जा रही है जहां पर स्क्रैप में आप गाड़ी ले जाएंगे और वहां पर वो चीजें खत्म हो जाएंगी। दुनिया के किसी भी देश में गाड़ियों की उम्र नहीं देखी जाती है, फिटनेस देखी जाती है, कहीं वो प्रदूषण तो नहीं फैला रही है, यह देखा जाता है। भारत अकेला अपने मात देश है जहां पर उम्र देखी जा रही है गाड़ियों की, यानी अगर आपको पुरानी गाड़ी से इश्क है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। यह परिस्थिति में लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया, क्योंकि 1 करोड़ गाड़ियां जब बिकेंगी तो कुछ नई गाड़ियां भी लोग खरीदने की दिशा में बढ़ेंगे। सरकार इसी को लेकर खुश है। कि आंकड़ों के लिहाज से जब हम चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं तो हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के भीतर में पुरानी गाड़ियां अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, और जिन इलाकों में ये गाड़ियां चलती हैं वो शहर और महानगर नहीं है, वो ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन उनको बेचना पड़ेगा। उनकी आय है नहीं, पैसा है नहीं, स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। और इस स्थिति के साथ आखिरी सच जब प्रधानमंत्री ने भी कहा ये बजट जो है किसानों को दिल में बसाए हुए है, तो हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक डाटा निकाला कि आखिर कितनी जमीन सरकार के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत खेती की चली जाएगी। एक एवरेज पुराने दौर से, जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में अलग अलग प्रोजेक्ट के तौर पर बनते थे, इस बार तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट मेट्रो से जुड़े हुए हैं, सड़क से जुड़े हुए हैं, रेलवे से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। उसके मातहत इस देश के भीतर में लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन इन प्रोजेक्ट्स के हवाले कर दी जाएगी। और इससे पहले इस देश के भीतर में तकरीबन 12 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन जिन प्रोजेक्ट्स में दी गई, वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए हैं। अभी तक कुछ जगहों पर काम शुरू नहीं हुआ है, कई जगहों पर मुआवजा अटका हुआ है, और प्रोजेक्ट इसलिए नहीं शुरू आए हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने जब लकीर खींची क्या क्या वजह है, तो उसकी सबसे बड़ी 2 ही वजह निकल कर आई। पहला, सरकार के पास पैसा नहीं है। दूसरा, सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो मुआवजा दे सके उस जमीन को जो भूमि अधिग्रहण बिल के तहत सरकार ने निर्धारित किया है। और इस बजट का मतलब यह है कि यह देश अब सीधे सीधे सरकारों को जिम्मेदारी से मुक्त बना दे रहा है। यकीन जानिए, और आखिरी मंत्र लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एलआईसी के जरिए समझ लीजिए, क्योंकि एलआईसी इस देश का ऐसा पब्लिक सेक्टर का पेड़ है जिसमें सबसे ज्यादा फल लगे हुए हैं, जिसकी जड़ें आज भी हरी भरी है, जिसकी टहनियां आज भी हरी भरी है, जहां पर पत्तियां अभी भी ताजा है। लेकिन आईपीओ यह कहकर लाया गया कि अब बीमा के क्षेत्र में 49% नहीं 74% अब विदेशी निवेश किया जा सकता है, और आईपीओ भी इसी दिशा में लाया जाएगा। यानी पहले फल तोड़ेंगे, फिर पत्तियों को नोचेंगे, फिर टहनियों को गिराएंगे, और धीरे धीरे जड़ को भी खोखला कर देंगे। क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में आपको यह भी आवाज सुनाई दे, एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस को चलाने वाला और कोई नहीं, किसी दूसरे देश का कोई कॉरपोरेट है। जी, सच यही है, और उसी दिशा में बढ़ता हुआ यह बजट है। इसीलिए शेयर बाजार कुलांचे मार रहा है, वही शेयर बाजार जिसमें लगभग 50,000 तक का सेंसेक्स इसलिए छुआ था क्योंकि विदेशी पैसा इस दौर में खूब आया। इस हद तक पैसा आया कि देशी निवेशकों ने पैसा निकालना ही उचित समझा, और वो आंकड़ा 50,000 तक पहुंच गया। लेकिन सेंसेक्स में शामिल और शेयर बाजार में शामिल मिडिल क्लास को कोई राहत रियायत नहीं हुई। तो जब देश कमजोर होता है तो विदेशी पूंजी उस देश में घुसी जाती है और अपने तरीके से पैसा मुनाफा कमाकर चली जाती है।
अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में बैठेगा नहीं, लेकिन सरकार अगर खुद को एक कंपनी की तरह मान ले तो फिर वहां का बजट भी एक सीईओ द्वारा तैयार किया गया ऐसा ड्राफ्ट होगा जिसका दिल दिमाग सिर्फ मुनाफा खोजेगा, पैसा खोजेगा। और यही है इस बाजार का नियम जो बजट आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का मतलब है बाजार, और उस बाजार को पैसा चाहिए। जिसे पैसा लगाना है, जिसे पैसा लगाकर कमाना है, वो भारत की कोई भी चीज खरीद सकता है, क्योंकि भारत में सरकार अब जिम्मेदारी मुक्त हो रही है। वह कोई जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इस देश में जो भी चीजें हैं उसकी एक कीमत हो, उस कीमत पर खरीदने के लिए कोई खरीदार हो, और उसके लिए नियम कायदे कानून बनाने के लिए सरकार तो बैठी ही हुई है। और सरकार को जिस जनता ने चुना है उस जनता ने तो उसे अधिकार दे दिए हैं वो कैसे भी कानून बनाए, किसी भी तरीके से उन कानूनों को लागू कराने की दिशा में बढ़ते चले जाए, लेकिन बाजार बड़ा होते चला जाना चाहिए। यानी जो बजट आया है वो इस बाजार के लिए शानदार बजट है। एक ऐसा बजट है जिसका मैसेज बहुत साफ है। सरकार को पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार को अभी तक जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए जो पैसा आता था उस पैसे से सरकार का काम नहीं चल पा रहा था, गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में खर्च के लिए अब जो पैसा चाहिए, क्यों नहीं सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। इस प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह है कि जो अपने तौर पर धंधा करते हैं, और धंधा इसलिए करते हैं क्योंकि वह मुनाफा कमा सके। इस खेल में बहुत साफ तौर पर देश के वित्त मंत्री ने आज बजट रखते हुए बतला दिया, हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वह रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो वेयरहाउस गोडाउंस को भी कहते हैं, और सही मायने में वह गोडाउन जिसमें अनाज रखा जाता है, जो कि अभी तक एफसीआई के गोडाउंस में रखा जाता था, उसको भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने के लिए इस बजट में ले लिया गया। यानी एयरपोर्ट, रोड, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, वेयरहाउस, रेल में भी जो खास तौर से माल ढोती हैं उसके लिए जो डेडिकेटेड लाइंस बनाई जाएगी वह भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। गेल, यह जो पीएसयू है इसको भी दिया जाएगा, और देश के भीतर में जितने भी स्टेडियम बनेंगे वह भी प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में उठा कर ले जाए। और इतना ही नहीं, जो इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है वह भी प्राइवेट हाथों में दे दी जाएगी। आपके जहन में आ रहा होगा सब कुछ दे दिया जाएगा, और इसके पैरेलल में आएगा एक डिसइन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा था, क्योंकि सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कोई यूनिट बीते 6 साल में खड़ी नहीं की। जो टैक्स पेयर के पैसे से, जो इस देश की कमाई से जो भी पीएसयूज थे उनको बेचने की प्रक्रिया में जरूर आ गई, लेकिन पहली बार सरकार के हाथ पांव इतने फूल गए हैं क्योंकि वह समझ रही है अब डिसइन्वेस्टमेंट से काम भी नहीं चलेगा। यानी डायरेक्ट टैक्स का पैसा, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उससे जो टैक्स में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, और सरकार जो सेस वसूलती है उससे के जरिए भी चीजें पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट लाया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा पिछले साल जबरदस्त था, ऐतिहासिक था। शायद 1991 के बाद से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू होने के बाद पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया, लेकिन हथेली खाली रही। तो इस बजट के भीतर में सच क्या है, और इस बजट के भीतर का अनूठा सच क्यों? बाजार, मार्केट, प्राइवेट सेक्टर और शेयर बाजार को सेंसेक्स मानते हुए जो अगर उसमें इजाफा हो गया और वो 48,600 पर पहुंच गया तो सरकार अपनी डुगडुगी बजा सकती है। लेकिन उसके भीतर का सच भी बड़ा त्रासदीदायक है। कोई मिडिल क्लास जो निवेश करता है ना शेयर बाजार में, उसको कोई लाभ नहीं होगा। आज बैंकिंग सेक्टर को जरूर ऊपर बढ़ा है शेयर बाजार में, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत साफ संदेश सरकार ने दे दिए। सामान्य तौर पर ये दिए नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत है जो उसने कहा बैंक डूबेगा तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। पहले ये 1 लाख रुपए मिलता था, अब 5 लाख डूबेगा। यानी सरकार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि बैंक नहीं डूबेंगे। तो जिनके 5 लाख से ज्यादा हैं वो जरा सोचना भी शुरू कर दें कि दरअसल बैंक डूबने की स्थिति में क्या इस देश की इकोनॉमी जा रही है, और आरबीआई की गाइडलाइंस अब इस देश की बैंकिंग सेक्टर को लेकर
कोई काम नहीं करेगी। बात कहां से शुरू की जाए? जब हमने जिक्र किया सरकार बेचने को तैयार है, तो इसमें बात डिसइन्वेस्टमेंट से इसलिए शुरू करनी चाहिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था। लेकिन एक्चुअली आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 1 फरवरी बजट का दिन, तो सरकार के